तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कॉलम से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, 4 6। तो 14 नंबर का यहाँ से आया है इस चैप्टर से, तो वो देख लेते हैं। तो देखो नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, यूलर्स अजम्पशन इन कॉलम थ्योरी। तो यूलर्स अजम्पशन में मैंने आपको बता चुका हूँ, एक बार और दिखा दूंगा। अभी मैं आपको ओपन करूँगा और मिडिल थर्ड रूल ये आपको पढ़ना पड़ेगा, शिवानी से पढ़ लेना। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4A का करवाऊँगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पहले रीड कर लेता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकते हो। देखो एक टी सेक्शन है, 150 mm गुणा 150 120 120। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? देखो इजी है, 150 120 और 20। ठीक है, ये बन जाएगा आराम से। ओके, और 4 मीटर लंबा है, बाकी इसमें कुछ नहीं दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिए, क्रिपलिंग लोड निकालना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अभी अब मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आइलर की कॉलम की थ्योरी की मान्यता है या ना अजम्पशन पूछा है, कल्पना है जिसको बोलते हैं। तो ये सारी अजम्पशन है दोस्तों, मैंने थोड़ी थोड़ी आपको बता दी थी, ये याद करने की चीज़ें। अब मैं फालतू आपको ये बता के, ये पूरी 10-12 मान्यता है, उसमें से 8-10 आपको याद करना है और लिखना है। 7 नंबर में आती है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन था कि एक टी सेक्शन है, टी सेक्शन है, मैंने एल सेक्शन बना दिया है, तो इसको मैं अगले पेज पर बना देता हूँ। तो टी सेक्शन था 150। तो दोस्तों हमने एक टी सेक्शन का हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो देखो, जो सबसे पहला डायमेंशन होता है 150, ये होता है, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं फ्लेंज। ठीक है, फ्लेंज। हालांकि कई बार फ्लेंज और वेव के फॉर्म में दिया रहता है, इसको बोलते हैं वेव। ये ऊपर वाला है फ्लेंज, इसको वेव। तो 150 जो था ना, ये ऊपर की चौड़ाई थी, 120 जो था टोटल लंबाई थी, और 20 जो है ये इसकी विड्थ है, दोनों साइड, ऊपर की भी और नीचे की भी। तो ये टी सेक्शन हमारा कॉलम बन गया। ये कॉलम है एक प्रकार से। अब देखो कॉलम की लंबाई दी थी, जो हमको गिवन दिया है वो सब हम लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं जो अभी हमने देखा था। तो लंबाई कितनी दी थी, कॉलम की लंबाई है, लेंथ ऑफ कॉलम आपको लिखना है ना, 4 मीटर दी है। अभी मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ आपसे सवाल करना है। 1000 का गुणा कर देंगे, mm में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ई दिया था, तो 2 गुणा 10⁵5 दिया था। तो दोस्तों देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ई का मान हमेशा यही रहता है, 2 गुणा 10⁵5 ही रहता है। आपको कोई से भी डायमेंशन में दे, आप अधिकतर ये ज़्यादा 2.1 रहेगा, बाकी यही रहेगा। 10⁵5 जीरो लगे रहते हैं, न्यूटन mm में ही रहती है। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस आ जाएगी। हर चीज़ को अपने को दिमाग नहीं लगाना है पेपर में, इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, ई एल, ठीक है, ये निकल गया। अब यूलर का सूत्र लगाना है। तो अभी अपने को पता है दोस्तों, यूलर के सूत्र के हिसाब से क्या सूत्र रहता है, पाई ई आई और एल प्रभावी। देखो पाई तो मेरे पास है, ई भी मेरे पास है, आई और एल चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा था, एल कैसे निकाले, सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ निकाल लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा था दोस्तों, बोथ एंड आर हिंज। बोथ एंड आर हिंज मतलब ये भी हिंज है और ये भी हिंज है। तो मैंने क्या बताया था, जो लंबाई रहती है अगर दोनों एंड हिंज रहते हैं तो क्या आता है, बोथ एंड आर हिंज के केस में मैंने आपको बताया था ना, बोथ एंड आर हिंज, तो लंबाई वही की वही रहती है। ठीक है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एल तो मेरा हो गया है, अब मेरे को आई निकालना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आई ना, ये टी सेक्शन है, हमको सिर्फ अपने को किसका पता रहता है, जो चौकोर है उसका। तो अब यहाँ पे अपने को क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको एक अपने को सिर्फ रेक्टेंगल का पता है, सर्कुलर का सिंपल फिगर का है, तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको सेक्शन 2 मान लेता हूँ। देखो नीचे वाले को इनका नाम भी दे देता हूँ, ABCD EFG H, यही तो बहुत फेवरेट है आपका। ठीक है, ABCD EFGH, ये सारे नाम दे दिए मैंने। तो मैं अभी सेक्शन कौन से रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, अब मैं आई निकालने के लिए सब कर रहा हूँ दोस्तों, ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो मैंने इसका 1 नाम दिया ना, तो 1 गुणा, तब देखो इसको मैं B1 नाम दे देता हूँ, इसको H1। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को, और इसको B2 नाम दे देता हूँ, और इसको H2। ठीक है, तो मेरा A1 क्या होगा, B1 इंटू, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये लंबाई, ये देखो ये B1, और हाइट कितनी है H1। तो देखो B1 मेरा 20 है ना, ये देखो 20 दिखा है। H1 देखो ये टोटल 110 है, 120 है, इसमें से ये 20 है, तो मेरे को यहाँ तक की हाइट कितनी आ जाएगी, 120 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, 100। देखो H1 मेरा क्या आएगा, 120 में से मेरे को 20 घटाना पड़ेगा तो 100 आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, मात्र 100 mm। ठीक है, ऐसा निकाला मैंने, आ गया होगा ना समझ में, कन्फ्यूजन नहीं है ज़्यादा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सूत्र होता है। तो ये एरिया किस में आता है, mm में। ठीक है, ये A1 आ गया। ठीक है, इतना काम हो गया मेरा। वैसे ही A2 निकाल लेता हूँ। A2 कैसे निकालूंगा, इसकी भी लंबाई, तो B2 इंटू H2। B2 मेरा कितना है, देखो तो 150 है ना, ये देखो 150, और H2 ये देखो 20 है ना, तो 20 कितना हो जाएगा, 3000।
यहाँ पे सही लगाया था, 1 0 ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे सही है, ये मेरा A2 आ गया। सबको बॉक्स में बंद कर दिया करो। अभी थोड़ा सा सवाल क्या है, इसने कैलकुलेट करवा दिया, वो ईजी था। तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन करके जाना है, मतलब 2 यूनिट करो तो अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। ये एक अब अपने को यहाँ पे निकालना है मूवमेंट। यहाँ पर अपन सिमेट्रिकल एक्सिस खींचेंगे। यहाँ पे आपको ने शायद अगर माउस पड़ा होगा ना तो ये आ जाएगा आपको। तो ये देखो, ये है यहाँ, इसका यहाँ पे O मानेंगे सेंटर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखो ये मैं इसको इधर से बीच में से काटूंगा तो इधर का भी पार्ट बराबर है, इधर का पार्ट भी बराबर है ना। तो यहाँ पर मेरे जो x के मान रहेंगे ना, मैं x1 और x2 के मान क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। ये कैसे आता है देखो, इसका जो सी जी है ना, ये आपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, सी जी निकालना, वही सी जी निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ से देखो, ये इसका x यहीं इसी पॉइंट पे आएगा, ओ बिंदु पे, और इसका भी यहीं आएगा, इसी लाइन में आएगा। तो इसलिए मैंने 0 0 ले लिया। अब y1 क्या होगा, जो पहला वाला फिगर है ना, पहला वाला फिगर, उसका जो भी उसकी हाइट है, मतलब h1/2, h1 कितना था मेरा, अभी निकाला था ना 100/2 करेंगे तो कितना आएगा, 50 mm। वैसे ही y2 निकालना है। तो y2 कैसे निकलेगा, देखो जो हाइट है h2, उसका तो आधा होगा, है ना, उसका आधा। तो देखो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। तो 10 तो यहाँ तक आया, लेकिन अभी हमको हमेशा यहाँ तक पहुँचना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो वो कितनी हाइट है, h1 कितना हो जाएगा, ये हमेशा ऐसे ही होता है, 20/2 + 100 110, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको इस पेज में कर देता हूँ। अब इसका सूत्र क्या होता है सी जी निकालने का, अगर मुझे x बार निकालना है तो उसका सूत्र होगा a1 x1 + a2 x2 अपन में a1 + a2। तो ये कितना हो जाएगा, 0। वैसे ही y बार कितना निकालना है, a1 y1 + a2 y2 a1 + a2, ठीक है। तो a1 मेरा कितना आया था, 2000, y1 कितना आया, 50, a2 3000, y2 110। यहाँ आपके सब निकले हैं ना दोस्तों, याद देख लेना, ये देखो सभी निकाले हुए मैंने। और a1 + a2 2000 + 3000। तो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट। देखो 2000 × 50 और प्लस 3000 × 110, ठीक है। आंसर डिवाइड बाई नीचे को जोड़ेंगे तो 5000, मेरा 86 आया। मेरा वाई बार कितना आया, ये सब आपने फर्स्ट ईयर में करा हुआ है, 86 mm। जिसको नहीं आता वो 1 2 प्रैक्टिस कर लेगा। यहाँ तक आ गया है अपना। अब अपने को IXX1 निकालना है पहले इसके लिए, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, IXX + A। तो ये क्या होता है, IXX1 B1 Y1 x डायरेक्शन में ना, इसका क्यूब बटे 12, ये रेक्टेंगल का सूत्र होता है, A1 y बार माइनस y1, ये से निकालते हैं। तो B1 मेरा कितना था दोस्तों, 20 है, H1 ये सब आप लिख लेना एक बार, y बार एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार वीडियो देखेंगे ना आराम से समझ में आ जाएगा आपको। y बार मेरा कितना था, 86 था। y1 कितना है मेरा, देखो यहाँ पे 50 है ना, 50, y1 50 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो IXX1 आ जाएगा। वैसे ही IXX2 निकालना है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा B2 H2 का क्यूब प्लस A2 y बार माइनस y2। B2 कितना है मेरा, 150, H2 20, A1 A2 86 माइनस y बार कितना था, 110। इसको सॉल्व करके मैं अभी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ दोस्तों, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो देखो मैंने ये कैलकुलेट IXX और IXX2 निकाल लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, IXX मेन निकालने के लिए जो मैंने आ रहा IXX1 + IXX2 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा, क्या आएगा मैं अभी आपको निकाल के बता रहा हूँ। देखो मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ कैलकुलेटर की सहायता से। तो ये आंसर आ रहा है 6086667। मैंने क्या करा है, 42586 जो ये आया था ना, 42567 + 8280, इन दोनों को जोड़ दिया, ये आंसर आ गया मेरा IXX, ठीक है। ये मेरा IXX आ गया। वैसे ही IYY कैसे निकालेंगे, तो अब देखो दोस्तों इसमें भी फार्मूला सेम लगेगा, B1 H1, लेकिन अभी यहाँ पे क्यूब यहाँ पे हो जाता है और A1 यहाँ पे x माइनस x1 बार का स्क्वायर हो जाता है। देखो इधर क्यूब हो जाएगा और ये फार्मूला ये रहेगा, ये y1 निकल जाएगा। तो देखो ये तो x तो 0 है ना, तो ये इसमें 0 में किसी का भी गुणा करें तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो B1
क्यूब H1/12 ही रहेगा। वैसे ही y बार निकालेंगे, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, B2 क्यूब H2/12। बाकी ये चीज़ें यहाँ पे भी A2x x2 बार ये ऐसा इस तरीके से आएगा। तो ये तो 0 हो रहा है, तो बस मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, इन दोनों को मैं जोड़ के लिख रहा हूँ। B1 का क्यूब H1/12, B2 का क्यूब H2/12। B1 मेरा था, B1 कितना था मेरा, B1 था मेरा दोस्तों 20 था, 20 था, ओके, का क्यूब 100/12 प्लस B2 कितना है मेरा 150 20/12। तो 1 मिनट में अभी आपको लिख के सोल्व करके 1 मिनट बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, हमने I निकाल लिया, IXX निकाल लिया, लेकिन अब रखे कौन सा, तो दोस्तों हमारा IXX और I निकल गया। तो अब देखो इसमें IXX बड़ा है और I छोटा है, तो कमज़ोर साइड कौन सी है, I। तो हमारा जो I का मान क्या हो जाएगा, हमेशा छोटा वाला मान लेंगे हम, ठीक है, 5 6 9 6 6 6 7, ठीक है, mm की पावर 4, इसमें mm की पावर 4 रहती है, यूनिट लिखना जरूरी है। तो बस कुछ नहीं, आयलर का सूत्र लगाओ। क्या होता है आयलर का सूत्र, π² EI L इफेक्टिव, ठीक है, आयलर का सूत्र है। पाई का मान तो पता है अपने को, ई का मान मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो 2 × 10⁵ हमेशा ये रहना है। आई जो छोटा है I वाला ले लेंगे। एल इफेक्टिव जो अपन ने देखो प्रभावी लंबाई क्या निकाली थी, जो दोनों एंड हिंज थे तो एल ही थी, तो ये रखी। इनको सॉल्व करके अपने का ये आंसर आ जाएगा, न्यूटन में आंसर आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना, किलो न्यूटन में निकालना हो तो 1000 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 से भाग दोगे तो 702.181 आएगा, ठीक है, किलो न्यूटन में। तो ये इस तरीके का आंसर आ गया। इसमें डायग्राम बना दो, टी सेक्शन और दोनों एंड हिंज है वाला कॉलम, ये सब बना के आपको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एक बार और देख लेना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई आपके लिए कुछ करता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करो, जब वो करना बंद कर जाएगा ना फिर पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आप अपने ध्यान रखिएगा।